Hello everyone. Now we will start part 2 of chapter 1 history. Chapter is the rise of nationalism in Europe. Let's start chapter 1, the rise of nationalism in Europe. In this chapter divided into many parts, so we read about first part, the French Revolution and the idea of nation. देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम रीड करेंगे एंड द आइडिया ऑफ नेशन का जो आइडिया था वो कैसे आया, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि नेशन स्टेट्स बननी चाहिए जहां मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जाना चाहिए किससे, रिपब्लिक गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इनटू द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789. देखिए जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. जो पहली बार लोगों के मन में एक नेशनलिटी की जो फीलिंग आई थी वो कब आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जो कि 1789 में हुआ था. France, as you would remember, was a full-flagged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarchy. जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रांस है वहाँ पर 1789 में क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी. वहाँ पर तानाशाही शासन, मतलब सारा जो राइट था डिसीजंस लेने का वो किसके पास था, एक राजा के पास. एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है सारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो राजा के पास होती थी, उसमें जनता का या जो वहाँ के सिटीजन्स होते थे उसकी किंगडम के उनका कोई रोल नहीं होता था. और जिस तरह का जो सिस्टम होता था इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्क. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक और राजनीतिक जो चेंजेस आए वो कब आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की. अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें क्या हुआ, लोग मोनार्की की तरह की जगह क्या विश करने लगे, सोवर्जिनिटी की विश करने लगे कि हमारा देश एक संप्रभुता वाला देश बने. अब बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, फ्रेंच के सिटीजन्स ऐसी विश करने लगे, ऐसा सपना देखने लगे. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. अब देखिए यह जो रेवोल्यूशन हुई थी इससे क्या प्रोक्लेम्ड हुआ कि लोग अपने दिमाग में सोचने लगे थे कि हमें इस मोनार्की सिस्टम को हटाना है और मोनार्की सिस्टम की जगह हमें एक रिपब्लिक कंट्री या नेशन स्टेट्स बनाने हैं. From a very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a scene of collective identity among the French people. देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसमें एक यूनिटी बनी थी लोगों के बीच में, और लोग अलग अलग एक इंडिविजुअल ना होकर क्या हो गए थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी बनी थी. वो लोग साथ में आए और उन्होंने देखा कि किस तरह से हम कलेक्टिवली किसी भी वर्क को इजीली कर सकते हैं. द आइडिया ऑफ द ला पेट्रियो, द फादरलैंड, जिस तरह के इंडिया में हम कहते हैं मदरलैंड, और मदरलैंड हमारी मातृभूमि, इसी तरह से फ्रांस में क्या होता है, फ्रेंच में द आइडिया ऑफ लॉ पैट्रेस का मतलब होता है फादरलैंड. वहां वो लोग फादरलैंड कहकर संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं. एंड ले सिटी ऑन एम्फेसाइज द नेशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी, और जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनको ले सिटीजन कहा जाता है. यह मेन के लिए सिटीजन एड्रेस्ड किया जाता है, वुमेन के लिए सिटो नी यूज किया जाता है. और इस तरह से ये जो दो वर्ड थे ला पिटारे और सिटी ओन, इसने इम्फेसाइज्ड किया, किसको इम्फेसाइज्ड किया, द नेशन, द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी, एक यूनाइटेड कम्युनिटी को इम्फेसाइज्ड किया. मतलब वहाँ के लोग यूनाइटेडली रहना पसंद करने लगे, या एकता के सूत्र में उन्होंने अपने आप को पिरोना स्टार्ट किया. एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, और वह क्या डिजायर कर रहे थे, उनकी डिजायर क्या थी कि हम भी एंजॉय करें इक्वल राइट्स, हम सबके राइट्स या अधिकार भी इक्वल हो और इक्वली हमें ट्रीट किया जाए, ऐसा संविधान हमारा बनना चाहिए. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. देखिए जो मोनार्की सिस्टम था वहाँ का फ्लैग कैसा होता था, रॉयल स्टैंडर्ड का होता था. इसकी जगह वहाँ के लोगों ने क्या किया, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर बनाया गया. The State General was elected by the
देखिए अब क्या हुआ, जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था उसकी जगह एक फ्रेंच का नया फ्लैग बनकर तैयार हुआ, ट्राई कलर। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। देखिए स्टेट जनरल इलेक्टेड किया गया किसके द्वारा, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और उसका नाम नेशनल असेंबली दिया गया। न्यू हाइमेंस वर कंपोज्ड ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमांडरेट ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। देखिए अब क्या हुआ, वहां का नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया, जो नेशनल असेंबली बनाई गई उसने ओथ ली, शपथ ली, एंड मार्टर कमांडरेट ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, और जितनी भी वहाँ की आर्मीज थी, कमांडर्स थे, उनकी जो कमांडरेट थी उसका नेम किसके नाम के अकॉर्डिंग रखा, कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग या नेशन के नेम के अकॉर्डिंग रखा गया। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and formulated uniform laws for the all citizens within its territories। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको किया गया, सेंट्रलाइज्ड किया गया, केंद्रित किया गया एक जगह पर, और जो पूरा सिस्टम था उसको यूनिफॉर्म करके एक तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए गए सिटीजन्स के लिए सारे टेरिटरी की। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स वाज एडोप्टेड। अब क्या हुआ, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी, जो कि रेवेन्यू लगाया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था, और जो ड्यू थे किसानों के या पीजेंट्स के जो ड्यू थे, उन सब ड्यूज को एबोलिश कर दिया गया, सारे टैक्सेस को एबोलिश कर दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज एडोप्टेड। और जो ये यूनिट्स होती है, जैसे कि वेट की यूनिट होती है, मेजरमेंट की जो यूनिट्स होती है, इनको एक यूनिफॉर्म सिस्टम में एडॉप्ट किया गया, मतलब सारी नेशनल टेरिटरीज के लिए एक ही मेजर या एक ही यूनिट को फॉलो किया गया। रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब क्या हुआ, जो वहाँ की लोकल या रीजनल डायलेक्ट थी, जैसे कि अलग अलग बोली होती है, हम हाड़ौती रीजन में रहते हैं, हम हाड़ौती बोलते हैं, कोई शेखावटी में रहता है, शेखावटी डायलेक्ट बोलता है, तो ये सब क्या होती है, हमारी डायलेक्ट होती है, हम एक रीजनल बोली बोलते हैं। इसी तरह से जो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच में भी इसी तरह का सिस्टम था, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग अपने डायलेक्ट का यूज करते थे। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इन सारे डायलेक्ट को क्या कर दिया गया, डिस्करेज्ड कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, और एक ही लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी जाने लगी, जो कि पेरिस में चलती थी। बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इस तरह से जो फ्रेंच है वो क्या बन गई, वहां की कॉमन लैंग्वेज बन गई। The revolutionaries further declared that it was the mission and the dynasty of the French nation to liberate peoples of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. अब देखिए अब क्या हुआ, द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरल ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। अब ये हुआ कि यहाँ के जो रेवोल्यूशनरी है उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिस तरह से फ्रेंच एक नेशन बना, उस तरह से हमें यूरोप में भी ये डिस्पोटिज्म या मोनार्की जो सिस्टम था, तानाशाह सिस्टम था, इसको क्या करना है, हटाना है, और वहाँ के लोगों को भी लिबरेट बनाना है, स्वतंत्र बनाना है। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप। इसका मतलब सीधे सीधे इसका मतलब यह था कि फ्रेंच के लोग ये चाह रहे थे कि हमें यूरोप की भी मदद करनी चाहिए, बिकम अ नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, देखिए अब फ्रेंच की ये जो न्यूज़ थी कि वहाँ एक यूनाइटेड नेशन बन गया है, वहाँ की अपनी एक गवर्नमेंट है, अपनी एक लैंग्वेज है, तो ये जो खबर थी ये कहाँ पहुँच गई, द डिफरेंट सिटी ऑफ द यूरोप की अलग अलग सिटीज़ में पहुँच गई। स्टूडेंट एंड द अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। अब क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने एक क्लब बनाया। दिस क्लब वाज जैकोबियन क्लब। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेनिंग प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of Revolutionary War, the French armies began to the carry of idea nationalism abroad. इस तरह से जो फ्रेंच की आर्मी थी वह अपने नेशनलिज्म का जो आइडिया था या राष्ट्रीयवाद का जो आइडिया था उसको अलग अलग
यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाया।